तो हमने यहाँ पे देखा कि डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होता है, हमने फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से वेलोसिटी में बदलाव हुआ। वेलोसिटी में बदलाव होने का मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो है कि मैग्नीट्यूड में बदलाव हो, लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट फिलहाल मान रहे हैं। बाद में हम देखेंगे कि जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन रहेगा तब हम एटी को, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को, जीरो नहीं लेंगे। अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं कि मान लीजिए ये जीरो है, तो भी फोर्स तो लग रही है, और वो फोर्स क्या कर रहा है, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन बदल रहा है। और इस फोर्स को लगाने के लिए जो एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ी उसको हम बोलते हैं कौन सा, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन की लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वैल्यू कितनी होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर हम बोलते हैं आर ओमेगा। ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। फिर हमने बात किया था कि देखिए फोर्स जो यहाँ पे लग रहा होता है वो फोर्स इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब जो भी फोर्स का डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, या फिर वाइस वर्सा कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो अगर मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन हमारे पास ये वाला है, तो उसमें मास से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स बन जाएगा। और वो कितना है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर हम बोल सकते हैं एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये जो फोर्स होता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। तो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स हमारे पास, इसमें क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगा, टुवर्ड द सेंटर। लिख दो कहीं पे डायरेक्ट, अच्छा यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। क्यों, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कैसा होता है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। तो यहां तक पहले लिखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे बने। पत्थर का मास कितना है, m है, धागे से बांध के हम इसको घुमा रहे हैं, धागे की लंबाई है r, लीनियर वेलोसिटी है v। तो बताइए इसमें टेंशन कितना होगा, कितना खिंचाव यहाँ पे उत्पन्न होगा। तो हम बोलेंगे कि एक काम कीजिए, इसका एफबीडी बना लीजिए इस मास का। ये मास जब गोल गोल घूम रहा होगा तो बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, धागा इसको अंदर खींच रहा है, धागा धागा कितने जोर से खींच रहा है, टेंशन। और टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान रखिएगा सेंट्रीपेटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो बाहर की तरफ कौन फोर्स लग रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो हम क्या बोलेंगे, टी इज इक्वल टू टेंशन कितना है, तो हम बोलेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। धागे में कितना टेंशन पैदा होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। या फिर आप बोल सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर हमको ओमेगा दे दिया होता तो एम आर ओमेगा स्क्वायर होता। सब वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर कैसे आया, नहीं पता तेरे को, सेंट्रीपेटल फोर्स कितना लगता है। हाँ 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 तो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन है यहाँ पे, टेंशन। तो या तो हम इस बात को इस हाँ। तरीके से भी समझ सकते हैं कि टेंशन ही सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी यस समझ सर। सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है कितना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, टेंशन इसको अंदर खींच रहा है। तो इतनी हो गई बात। अब एक सवाल देखो, एक हमारे पास रॉड है, रॉड में ना हम तीन मास को बांध के घुमा रहे हैं, एक मास, दो मास, और ये तीसरा मास। ठीक है, चूंकि धागा अलग अलग है तो हर जगह का टेंशन अलग होगा। मान लीजिए ये T1 है, यहाँ पे जो टेंशन है ये T2 है, और यहाँ पे जो टेंशन है वो T3 है। पहले वाले का मास 1 kg, दूसरे वाले का मास 2 kg, तीसरे वाले का मास 3 kg। ठीक है, और सबका इससे लंबाई कितनी है, तो बोलता है ये 1 मीटर है, ये है 2 मीटर बेटा, और ये वाला जो है ये है 3 मीटर। हम इस रॉड को ऐसे से घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब भी ब्लॉक क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो बोलता है कि हमको, यहां बोलता है कि कैलकुलेट T1, T2 एंड T3, तीनों की वैल्यू हमको बताइए। क्या किया जाए भाई, और एक चीज दिया हुआ है कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी वो है ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू भी दे रखा है। ओमेगा कितना है, तो बोलता है 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू दे दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड। चलो बात करें, पहले तीसरे ब्लॉक की बात कीजिए। ये तीसरा है, ये दूसरा है, और ये पहला है। तो तीसरा ब्लॉक जो है, तीसरे ब्लॉक का एफबीडी बना लो, ये रहा एफबीडी। इस पे इसका मास कितना है बेटा, पहले बाहर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, हम बोलेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर। और अंदर कितना लग रहा होगा, कौन टेंशन इसको खींच रहा है, T3। सो हम बोलेंगे कि T3 इज इक्वल टू कितना, तो हम बोलेंगे मास है 3, रेडियस कितना है 3, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4।
तो 3 3 या 9, 9 4 जा 36 न्यूटन T3 की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ रहा है? हाँ चलिए अब बात करते हैं T2 की, सेकेंड वाले ब्लॉक। सेकेंड वाले ब्लॉक को देखो, यहां से देख लिया हमने। हम बोले सेकेंड वाले ब्लॉक को एक धागा ऐसे खींच रहा है। आपको पता है जब भी हम ब्लॉक लेते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में धागा उसको खींच रहा होता है। तो ये एक कौन T3 इधर खींच रहा है, इधर कौन खींच रहा है, T2 खींच रहा है। अब चूंकि ये गोल गोल घूम रहा है बेटा, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं mr⍵²। तो हम क्या बोलेंगे, T2 इज इक्वल टू T3 प्लस mr⍵²। T3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 36 है। मास कितनी है 2, रेडियस कितना है बेटा 2, ओमेगा की वैल्यू 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो T2 कितना आ जाएगा बताइए, T2 आ जाएगा 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 और ये कितना हो जाता है 52 न्यूटन। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले ब्लॉक की, T1 फर्स्ट ब्लॉक की, तो इस पे क्या लग रहा होगा, हम बोलेंगे इधर खींच रहा है इसको T1, उधर खींच रहा है बेटा T2, ठीक है। और बाहर की तरफ चूंकि ये गोल गोल घूम रहा है, तो बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं mr⍵²। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू T2 प्लस mr⍵²। m की वैल्यू यहाँ पे है 1, r की वैल्यू भी है 1, ओमेगा की वैल्यू 2 टू जा 4 और T2 की वैल्यू आई थी 52। सो नाउ T1 इज इक्वल टू हाउ मच, T1 इज इक्वल टू 56 न्यूटन। सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ है, फर्स्ट वाले में। रस्सी अगर टूटनी होगी तो कहां से टूटेगा, ज्यादा चांस कहां से है, ये वाला रस्सी टूटेगा कि ये T1 वाला। T1 वाला टूटेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खिंचाव उसी में है, 56 न्यूटन का खिंचाव है। ओके, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके के आसान सवाल जो है ना, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। सर हाँ, हमारा कॉलेज भी शुरू हो रहा है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कोनिकल पेंडुलम की। देखिए सिंपल पेंडुलम में आपने क्या देखा था कि आप एक बॉब यहाँ पे लेते थे, उसको आप छोड़ देते थे, तो इस लाइन में वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहता था। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि हम इसको छोड़ नहीं रहे हैं, हम इसको धक्का देके ऐसे करके आगे बढ़ा के छोड़ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे नीचे में एक गोल बनाएगा सर्कल, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। बोलिए आपको बात समझ में आ रही है, दोनों में फर्क क्या है, पहले वाले में और इस जो अभी आपको कोनिकल पेंडुलम बता रहा हूं, दोनों में फर्क क्या है, ये फर्क है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस जगह पे हम चीजों को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भैया इसमें टेंशन कितना होगा, बाकी चीजें कितनी होंगी। तो पहले अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूं ना कि टेंशन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन जी, ये फॉर्मूला है, लेकिन हम इसको डेराइव करेंगे। तो आइए डेराइव करना स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में हम क्या लिखेंगे कि हम इसको यहाँ पे क्या बना रहे हैं, देखो रस्सी में टेंशन इधर होगी T, नीचे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे एक बॉल है तो इस पे फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि है mg। हम बोले अच्छा ठीक है सर, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है बेटा, तो इसका ये रेडियस हो गया, ये वाला ये r हो गया। तो r हो गया तो हमेशा क्या होगा, एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं mv² अपॉन r। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं इस बॉडी का, इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो एक फोर्स हमको ऐसे दिख रहा है T, एक फोर्स हमको दिख रहा है बाहर की तरफ, कौन, तो हम बोलेंगे mv² अपॉन r। एक किधर दिख रहा है, नीचे की तरफ, कौन, mg। क्या हम इस T के दो टुकड़े कर ले कंपोनेंट वाइज, एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा। अब देखिए अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं बेटा, तो ये क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा थीटा। अगर ये थीटा है तो बताइए ये क्या कहलाएगा, ये टी कॉस थीटा, और ये क्या कहलाएगा टी T sin साइन थीटा। थीटा। क्या अब आप इक्वेट कर सकते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है mv² अपॉन r इज इक्वल टू कौन, टी साइन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब चलिए वर्टिकल डायरेक्शन में बताइए, हम बोल रहे हैं नीचे लग रहा है mg, यहाँ पे लग रहा है टी कॉस थीटा, लग रहा है कि नहीं, लग रहा है। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं बेटा, डिवाइडिंग 1/2, तो क्या आ जाएगा, देखो टी टी कट जाएंगे, इधर आ T जाएगा sin tan थीटा। थीटा, नहीं बेटा टी कट जाएगा ना, tan थीटा इज हाँ इक्वल टू, यहाँ आ गया mv² अपॉन r और नीचे क्या आ जाएगा देखो mg आ जाएगा।
mg के नीचे 1 लिख देता हूँ, अल्टरनेट पोजीशन वाले कट जाते हैं। बताइए क्या आ गया, वी स्क्वायर आर अपॉन जी आ गया कि कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर अपॉन जी। सर वी स्क्वायर जी अपॉन आर। अच्छा उल्टा लिख दिया, वी स्क्वायर जी अपॉन आर, करेक्ट। ठीक है, इसको मैं कट करके लिख दूं दोबारा, सर ये भी रॉन्ग लग रहा। वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बेटा कहाँ, हाँ वही वही। एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाई होके ऊपर लिखाते हैं, मीन हाँ बीच में नीचे लिखाते आर हैं। जी। हाँ जी, यहाँ तक बात अगर समझ में आई तो हम tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी है। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसका tan थीटा कितना आता है बेटा, tan थीटा, ये देखो स्ट्रिंग की लंबाई को L बोलते हैं, ये जो धागा है ना इसकी लंबाई को L बोलते हैं, ये क्या है R, और इसको मैं फिलहाल के लिए मान लो H बोल दूं, तो हमको tan थीटा बताइए कितना होगा। हम बोलेंगे कि सर tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट होगा, अपॉन दैट इज R अपॉन H। क्या होगा, R अपॉन H हाँ इज इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, होगा कि नहीं। अगर मैं इसी को आगे हाँ बढ़ाऊं कि बेटा हाइट कितनी आएगी, देखो ध्यान से, ये ऐसे बनाया था आपने, आपने बोला कि सर ये L है, ये R है और ये H है, तो हमने बोला कि ठीक है, क्या आप H को, आ, हाँ यहाँ पे थीटा था, ठीक है, तो आप H को क्या लिख सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि हर चीज ना हमको L वगैरह के फॉर्म में दिखे। चल ठीक है, एक काम कर, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू L, L कौन सा, साइन थीटा, और H इज इक्वल टू क्या आएगा, L कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, समझ रहे हो बात, लिख दो यहाँ पे, R की जगह पे क्या लिखना चाहते हैं आप, L। देखो एक काम करो, पहले ना इस चीज को आप याद रख लो, ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला ये आ गया, हम एक एक करके बहुत सारी चीजें यहाँ से निकालेंगे। हमको पहला आ गया ये फॉर्मूला, ठीक है, कि R अपॉन H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां तक बात समझ में आई। लेकिन हम चाहते थे ना कि ओमेगा वगैरह निकालें कुछ, ठीक है, ओमेगा के बारे में बात करें, तो क्या कर सकते हैं आप, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या आया था, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी मिल गया था आपको। मुझे बताइए v के जगह पे आप r ओमेगा लिख सकते हैं, तो हम r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे r और g लिखेंगे, एक r यहाँ से उड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा tan थीटा साथ में g है इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और r को क्या लिख सकते हो, देखो तो r को हम लिख सकते हैं l साइन थीटा, r को क्या लिख सकते हैं, l साइन थीटा। अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा यहाँ से कट जाएगा, और आपको देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा g अपॉन एल, ठीक है, g अपॉन एल, नीचे में क्या आ गया, कॉस थीटा, और इसका क्या रूट, क्या मिला, ये ओमेगा मिला। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g अपॉन एल कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हर चीज आपको पता रहेगा, जैसे लेंथ पता रहेगा, थीटा वर्टिकल के साथ कितना है वो पता रहेगा, तो यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल गई, कितना, g अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है, सर अग एल कॉस थीटा को एच लिख सकते ना। एच नहीं लिखो ना बेटा, क्योंकि आपको कोई नहीं बताएगा ना कि आप ऐसे घुमा रहे थे तो उसकी हाइट ये कितनी है। हम ऐसी चीजों में डील करना हाँ चाहते हैं जो आपको पता होता है, ठीक है, तो पता होता है तो उसमें हम एच में नहीं जाना चाहते, हम आर में भी नहीं जाना चाहते, ठीक है, हमको आर से भी प्रॉब्लम है, हम लेंथ के साथ जाना चाहते हैं, लेंथ और थीटा हमको पता होता है। हमने बोला ठीक है, जो पता होता है उसी के साथ चलिए आप, तो ये आ गया आपका ओमेगा। अब सोचो ओमेगा अगर तुमको पता है तो क्या तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो। हम बोलेंगे हाँ सर निकाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, जिसको हम बोलते हैं 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, मिल गई है जी अपॉन एल कॉस थीटा, और यहाँ क्या है बेटा, 2 पाई अपॉन टी। अगर मैं उल्टा कर दूं तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताओ t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा, होगा कि नहीं, हम्म, होगा, बहुत अच्छा, यही फॉर्मूला है बेटा, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। लेकिन आप बोलेंगे सर आप तो पहले बताए थे कॉस थीटा नहीं होता है उसमें, हाँ 90 रहा तो 1 हो जाएगा ना। वही सब बातें होंगी, हाँ मेन फॉर्मूला तो यही है, मेन फॉर्मूला ये है। लेकिन सर थोड़ा ऊपर कीजिए। अभी लिखने दीजिए, बोलेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर थीटा जीरो हो जाए, मतलब थीटा जीरो कैसा होता है, हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास पेंडुलम था, ये एंगल था, ठीक है, ये एंगल से आप इसको क्या कर रहे थे, ऐसे घुमा दे रहे थे ऐसे,
हम बोलेंगे मान लो ये एंगल ना हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो आप क्या लिख सकते हो कि टी इज इक्वल टू G upon 2 L. पाई रूट ऑफ जी अपॉन एल। और पता नहीं आपको ध्यान में है कि नहीं है, ये सिंपल पेंडुलम का भी फॉर्मूला है। सिंपल पेंडुलम का भी फॉर्मूला यही है, क्योंकि अगर आप एंगल नहीं दीजिएगा तो वो सिंपल पेंडुलम ही बन गया है। अगर आप एंगल नहीं दोगे तो सिंपल पेंडुलम का केस है ये, और एंगल दे देंगे तो यहाँ पे एंगल लिख दीजिएगा, कॉस थीटा आएगा। तो आपको दो फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक तो हो गया सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला आया कहां से, तो इसी से आया बन के, ठीक है। इसी का एक स्पेशल केस है, केस लिख देता हूं, ठीक है। अब आप चाहो तो इन चीजों को कॉपी कर सकते हो, मैं आपको लिखने के लिए समय दे देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे ना एक करेक्शन है, इस करेक्शन को कर लीजिएगा। यहाँ से जब आप शिफ्ट करोगे ना तो ये एल कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा जी। और बाद में जब आप यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, मतलब कॉस 0 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू बदल के कितनी हो जाएगी, एल अपॉन जी हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा, एल अपॉन जी, ठीक है। और यही चीज हमने आपको शुरू में बोला था कि देखो हमको एल अपॉन जी लाना है। देखो अब हम लोग देख रहे हैं कि डेथ वेल मतलब होता है मौत का कुआं देखा होगा सबने, है ना। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो मौत का कुआं में ये गाड़ी जो है ना घूम रही है। अब गाड़ी मतलब बाइक भी हो सकता है, कार भी हो सकता है। आपने देखा है कभी कार को भी घूमते हुए? नहीं, देखा होगा बाइक सबने। देखा है। बाइक भी होता है, कार भी घूमते रहते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो दोनों घूमते रहते हैं, हाथ वाथ भी मिलाते रहते हैं लोग। एनीवे, तो हम आपको ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि कैसे गाड़ी चलाएंगे उसमें, हम आपको बस उसकी वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करके बताएंगे। तो सबसे पहले है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगता है, तो हम बोलेंगे mv स्क्वायर अपॉन आर लगता है। नीचे इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। अब चूंकि ये सरफेस और टायर के बीच में एक फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन किधर लग रही होगी, चूंकि ये बॉडी नीचे आना चाहता है तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स आप पढ़ चुके हो, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू नॉर्मल। न्यू होता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दिया हुआ है, मान लीजिए कि टायर और ये जो दीवार है उसके बीच में फ्रिक्शन कितना है, न्यू है। नॉर्मल कौन देगा, देखो सरफेस के परपेंडिकुलर जो होता है वही नॉर्मल होता है, और नॉर्मल कितना है, mv स्क्वायर अपॉन आर है। तो हम बोलेंगे कि दिस इज इक्वल टू न्यू वी स्क्वायर अपॉन आर। व्हाट इज आर, आर इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ एस आ गया। अब आप बताइए मुझे, ये mg को कौन बैलेंस कर रहा है बेटा, mg को कौन बैलेंस कर रहा है, ये। तो हम बोलेंगे एफ एस इज इक्वल टू mg। क्यों ऐसा, तो हम बोलेंगे सिंस बाइक इज नॉट मूविंग इन अपवर्ड और डाउनवर्ड, मतलब ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, ना तो नीचे गिर रहा है ना तो ऊपर जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में डाउनवर्ड, हाँ, ऐसे सिचुएशन में इसका मतलब है कि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या है, बैलेंस है। आपने अभी अभी बोला कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू होता है न्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पे होता है mg। क्या यहाँ से m और m को हम लोग हटा सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी अपॉन न्यू। मतलब वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये कौन सी वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, मतलब दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी जो कि रिक्वायर्ड होगा इसके अंदर गोल गोल घुमाने के लिए। मैं लिख देता हूं इस बात को, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू राइड इन मौत का कुआं, ठीक है। इससे ज्यादा देंगे तो बढ़िया है, नहीं देंगे इससे ज्यादा तो गिर जाएगा, ये पक्की बात है। और डेथ वेल जो है वो डेथ का कारण बन जाएगा। तो यही हमको बताना था कि देखिए वेलोसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए। लिख लिया आप लोगों ने, करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि भाई सर्कुलर डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक इंसेक्ट बैठा हुआ है जिसका मास m है, उसकी दूरी सेंटर से कितनी है, r है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंसेक्ट एंड द सरफेस इज न्यू। बोलता है कि क्या वैल्यू होनी चाहिए ओमेगा की, मैक्सिमम क्या वैल्यू होनी चाहिए ओमेगा की, जिससे कि वो इंसेक्ट जस्ट बच जाए स्लिप होने से। मतलब क्या हुआ, इंसेक्ट पे बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा जो कि है mv स्क्वायर अपॉन आर, उसको बैलेंस कौन कर लेना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स।
फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, न्यू mg होता है, या न्यू इंटू एन लिखते हैं, एन की जगह पे mg लिखते, तो हम बोलेंगे दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि न्यू mg इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम यहाँ से क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो क्या आप यहाँ से, या एक काम करो ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख दो, एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू चाहिए थी तो ओमेगा वाला फॉर्मूला लगा दो। एम फिर से क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा न्यू इंटू जी अपॉन आर, और पूरे का क्या हो जाएगा रूट, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को हटा दूँ तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू जी डिवाइडेड बाई आर। बोलिए बात क्लियर है, बोलिए बात क्लियर है। हाँ सर। ओके, अगर हमको और ओमेगा की वैल्यू को तेज रखना है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हम चाहते हैं कि और ज्यादा रहे, तो उसके लिए आपको रेडियस को क्या करना पड़ेगा, बड़ा कर देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ओमेगा ज्यादा रहे, तो आप मतलब ओमेगा कम रहे तो क्या होना चाहिए, जी की बढ़ा वैल्यू को, देंगे। हाँ ओमेगा बढ़ाना है तो ग्रेविटी भी बढ़ा दो, या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा दो, या रेडियस को क्या कर दो, घटा दो। कम कर दो। घटा दो, मतलब एक को बढ़ाना है तो दूसरा घटाना पड़ेगा, इनवर्सली हाँ। प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात आपको न्यू इंटू जी दिख रहा है। चलिए पहला सवाल हो गया है, अगला टॉपिक पे पर मूव करते हैं। अगला टॉपिक का नाम है कि टर्निंग ऑफ अ कार ऑन कर्व। टर्निंग ऑफ अ कार ऑन कर्व, एक कर्व है उसके ऊपर ना आपको टर्न कराना है गाड़ी को, ठीक है। मान लीजिए ये है ऐसा रोड, टर्निंग है, यहाँ पे हमारे पास एक गाड़ी है, ये गाड़ी को टर्न लेना है बेटा, ठीक है। तो मुझे बताओ टर्न लेने में कौन कौन सा फोर्स लगेगा। हम बोलेंगे जैसे ही आप इसको टर्न लेवाइएगा तो इसके बाहर की तरफ एक क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और जैसे ही बाहर की तरफ फोर्स लगता है तुरंत क्या होगा, उसको बचाने के लिए कौन आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि क्या है न्यू इंटू एन। जी। अगर ये सेफ टर्न लिया है, मतलब कोई खींच नहीं पाया इसको, तो हम क्या बोलेंगे कि फॉर सेफ टर्न, अगर आप सेफली टर्न ले लिए इसका मतलब क्या हुआ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू न्यू इंटू एन हो गया। एन मतलब क्या होता है, तो न्यू इंटू एम जी आ गया। यहाँ पे भी क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या आपको नहीं लग रहा है कि एम और एम यहाँ से कट जाएंगे, सो आपकी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम बोलेंगे न्यू आर जी। यहाँ पे अगर आप बोलो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो रूट ऑफ न्यू आर जी आ जाएगा। ये क्या है, दिस इज मैक्सिमम सेफ स्पीड टू टू मेक दिस टर्न सेफली। इस टर्न को सेफली मूव करने के लिए आपकी वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कभी कभी देखते हो कहीं पे लिखा होता है हाईवेज वगैरह पे कि आगे जो है शार्प टर्न है, अपनी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर कर दीजिए। देखियो, हाँ। क्यों, क्या सोच के लिख दिया होता है, ऐसे ही मन किया, वो भी यही नहीं, गाड़ी कैलकुलेट। पलट जाएंगे ना ज्यादा स्पीड रही तो। नहीं तो 20 ही क्यों लिखा, 30 क्यों नहीं लिखा, 10 क्यों नहीं लिखा, तो वो कैलकुलेट किए होंगे कि भाई ये है, ठीक है, मैक्सिमम जो है टायर और इसके बीच में फ्रिक्शन इतनी हो सकती है या मिनिमम इतनी हो सकती है, उसके हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, एक सर्टेन रेंज बना दिया और उससे कम रखा। अच्छा कोई बोले बेटा कि मेरी स्पीड इससे भी कम है, तो क्या मैं फिसल जाऊंगा, मेरी स्पीड इससे नहीं। कम है, नहीं फिसलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये मैक्सिमम स्पीड है भैया, मैक्सिमम स्पीड है जिसमें कि आप सेफली टर्न ले पाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाना कभी भी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि आपकी फॉर सेफ टर्न आपकी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, वेलोसिटी शुड बी लेस देन और मैक्सिमम इक्वल टू न्यू आर जी, ठीक है। या तो इससे कम रखिए, या तो इसके बराबर तक रख सकते हो, इससे ऊपर नहीं जा सकते। बोलिए समझ में आ गया, ठीक है सब। हाँ सर। हाँ ओके, ये बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं, हम एक सवाल लेना चाहते हैं, ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया ना।
चलिए मैं सवाल लिखता हूं। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, बॉडी पे हमने देख लिया कि कौन कौन से फोर्स लगते हैं। ये नॉर्मल फोर्स लग रहा था। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस कर्व था तो हमने यहाँ पे टेंजेंट खींचा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक बना लिया। ये एन है, एन के दो कंपोनेंट कितने होंगे, एन कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा। फिर यहाँ पे हमने बोला कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वेट इसका कितना लग रहा होगा, नीचे एम जी। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा एम जी, और एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये गलती से यहाँ पे हमने कट किया है। बाद में जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, वी को मैंने बदल दिया, वी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर ओमेगा। तो आपने यहाँ पे लिखा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर आर यहाँ से कट गया, तो आपको आपके पास क्या आ रहा है, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। आपने बोला कि आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। यहाँ पे भी था साइन थीटा, और नीचे क्या है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से कट जाएंगे और आपको एक बढ़िया आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा, देखो कि वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अगर आप कॉस थीटा की बात करें तो हम बोलेंगे जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यही, और थीटा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ आर अपॉन जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। इस थीटा पे जाके वो क्या रहेगा, पड़ा हुआ रहेगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है ये बात।